हेलो, स्वागत है आप सभी का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में हिंदी का नामकरण पढ़ लिया था। आज उसी के आगे पढ़ते हैं। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी का नामकरण। तो हिंदी के नामकरण में जान लिया था कि हिंदी का जो नामकरण किया है वो सबसे पहले भारत में एक कवि रहा करते थे, उनका नाम था मोहम्मद औफी। तो उन्होंने 13वीं शताब्दी में सबसे पहले हिंदी का नामकरण किया था और हिंदवी कहा था। इनके बाद में जो है 16वीं शताब्दी में मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं, उन्होंने भी हिंदी का नामकरण किया था और हिंदवी कहा। ठीक इसके बाद में 17वीं शताब्दी में जो मुसलमान शासक आते हैं, उन्होंने हिंदी और हिंदवी कहा था। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी नाम दिया था। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक व्यक्ति हुआ करते थे, आप सभी लोग जानते हैं, अमीर खुसरो। तो उस समय का एक शासक हुआ करता था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है भाई। तो गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था खालिक वारी। और खालिक वारी नामक पुस्तक में हिंदवी का और हिंदी का शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। हिंदवी का उन्होंने 30 बार और हिंदी का जो है 5 बार उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन अगर हिंदी भाषा की बात करें तो सबसे पहले सरफुद्दीन की जो जफरनामा नामक पुस्तक है उसमें सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो ठीक उसी के आगे आज हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी का नामकरण पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हो जाएगा मानक भाषा। मानक भाषा। तो मानक भाषा होती क्या है या मानक हिंदी क्या होती है, तो इन चीजों को आज हम समझ लेंगे। ठीक है भाई। मानक भाषा क्या होती है और मानक हिंदी क्या होती है, समझने से पहले हम आपके सामने कुछ प्रश्न रखते हैं जो पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे। तो आप देखिए कि इसका क्या जवाब हो सकता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भारत का मूल आधार क्या है, या फिर यहां पर भारत में जो भाषा बोली जाती है तो हम लोग समझेंगे भाषा से संबंधित भाषा का जो मूल आधार वो क्या है। तो लिख लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न जो है वो यहां पर ये हो जाएगा, भाषा का मूल आधार। भाषा का मूल आधार। अब इसी के साथ में अगर आपसे यह पूछ लिया जाए, भाषा के साथ में अगर यह पूछ लिया जाए कि हिंदी का मूल आधार कौन सा है, हिंदी का मूल आधार, हिंदी का मूल आधार। और अगर यह ना पूछकर यह पूछ ले कि व्याकरण वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कौन सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण वर्तनी की दृष्टि से, व्याकरण वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा। ठीक है भाई। व्याकरण वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कौन सी है। और इसी के साथ में अगर यह पूछ लिया जाए कि व्याकरण वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हिंदी, व्याकरण वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हिंदी। ठीक है भाई। इसी के साथ में अगर यह पूछ लिया जाए कि संचार में या बोलचाल में, ठीक है भाई, संचार में या बोलचाल में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है, संचार या बोलचाल में हिंदी का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है। देखिए, संचार का मतलब यह है बोलचाल। संचार में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ में हम यह भी लिख लेंगे कि संचार में हिंदी का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है।
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने हैं। देखिए बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए यहां पर कि कौन कौन सी चीजें यहां पर पूछी गई हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि भाषा का मूल आधार क्या है और हिंदी का मूल आधार क्या है। व्याकरण वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कौन सी है और व्याकरण वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हिंदी कौन सी है। इसी क्रम में संचार में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है और संचार में हिंदी का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है। तो हम इनको समझते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। देखिए हमारा टॉपिक था मानक भाषा, तो अब समय आ गया है इसको समझने का कि मानक भाषा कौन सी है। और इसी के साथ में याद रखिए एक चीज और होती है, मानक हिंदी। मानक हिंदी, ठीक है, मानक भाषा और मानक हिंदी ये है क्या। तो याद रखिए मानक भाषा वह भाषा होती है जिसको हम एक तरीके से ऑफिशियल तरीके से जिसको प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितनी हमारी जरूरत है उतनी बात की जाए और जो बात हो वो जिस भी टॉपिक पर हो तो बिल्कुल डायरेक्ट उस टॉपिक पर ही हो। मुद्दा कुछ भी हो तो उस मुद्दे को एकदम ऑफिशियल लैंग्वेज वहां पर जो प्रयोग की जाती है उस प्रकार की भाषा होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देते हैं, जो न्यूज देने के लिए आते हैं, दूरदर्शन जो पहले चलता था, अभी कुछ टाइम से जो है उसका यही है, बहुत सी जगह ऐसा बंद भी हो गया है। तो जैसे मान लो कोई न्यूज चैनल वाले हैं और वो जैसे एंकर होते हैं उस समय के जो न्यूज में आते हैं, जो मूवी वगैरह में एंकर होते हैं उनको नहीं, जैसे कोई मूवी होती है या न्यूज़पेपर होता है तो इनमें कैसा भाषा का रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने न्यूज़पेपर सभी ने पढ़ा है, तो न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आता है, जो संपादकीय आता है, तो यहाँ पर जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है या न्यूज़पेपर में कहीं पर भी कुछ चीज़ें ऐड वैड छोड़कर, तो यहाँ पर जिन भाषा का प्रयोग किया जाता है वो भाषा एक मानक भाषा कहलाती है। या फिर अगर हम बात करें जैसे मूवी होती है, जो हिंदी सिनेमा की पिक्चर है, तो इसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ये मानक भाषा नहीं होती है। अगर हम किसी व्यक्ति अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति से हम उतना ही बात करेंगे जितनी हमको जरूरत है। लेकिन अगर हम किसी दोस्त से मिलते हैं या अपने घर में बात करते हैं तो हम जरूरत से ज्यादा बात करते हैं, सभी लोगों से हालचाल पूछते हैं और भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो जहां पर ऑफिशियल तरीके की केवल बात की जाए, काम की बात की जाए, वो हो जाती है मानक भाषा। और जहां पर जरूरत से ज्यादा या फिर आपसी जो भी बातें होती हैं, दोस्तों में बात होती है, घर में बात होती है, मूवी होते हैं, सीरियल होते हैं, नाटक होते हैं, इनमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो होता है खड़ी बोली। ध्यान दीजिए वर्तमान में हिंदी का जो प्रचलन रूप है वो खड़ी बोली है, तो इसलिए उसको हम खड़ी बोली बोलते हैं। तो यहां पर अंतर किसका हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, भाषा हिंदी, भाषा हिंदी केवल भाषा के आधार पर और हिंदी के आधार पर पूछा गया। तो जहां जहां पर भाषा का आधार पूछा जाए वहां पर जवाब हो जाएगा मानक भाषा। तो भाषा का जो मूल आधार है वो क्या हो जाएगा, मानक भाषा। ठीक है भाई, मानक भाषा हो जाएगा। जहां जहां पर भाषा का उल्लेख दिया गया है वहां पर मानक भाषा हो जाएगा। ठीक है, मानक भाषा हो जाएगा। और जहां पर हिंदी के बारे में पूछा गया, जैसे हिंदी का मूल आधार क्या है, तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा, खड़ी बोली, खड़ी बोली हो जाएगा। इसी प्रकार से व्याकरण वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा मानक भाषा, मानक भाषा। और व्याकरण वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हिंदी कौन सी है, तो हमारा जवाब हो जाएगा खड़ी बोली, खड़ी बोली। इसी के साथ में संचार यानी कि बोलचाल में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा मानक भाषा, मानक भाषा। और संचार में हिंदी का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है, तो खड़ी बोली। जवाब हो जाएगा हमारा खड़ी बोली। ठीक है भाई, तो इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। जहां जहां पर भाषा के बारे में पूछा जाए जवाब हमारा हो जाएगा मानक भाषा, और जहां पर हिंदी के बारे में पूछा जाए तो जवाब हो जाएगा हमारा खड़ी बोली। क्यों खड़ी बोली हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में हिंदी का जो प्रचलन रूप है वो खड़ी बोली ही है। जैसे पहली क्लास में हमने आपको एक बात बताई थी, देखो पहली क्लास में हमने आपको बताया था हिंदी और हिंदी को लेकर, यानी कि शब्द जो है उसको लेकर कहा गया था। तो यहां पर अंतर क्या है वो भी हम यहीं पर आपसे स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए आपको शब्द बताया था हिंदी, कि हिंदी जो है वो कौन सा शब्द सही है। ठीक है,
हिंदी जो है कौन सा सही है? एक हमने इस प्रकार से लिखा था हिंदी, और दूसरा लिखा था हमने इस प्रकार से हिंदी। देखिए, तो यहां पर जो हम लोग लिखते हैं, अगर शब्द की बात करें तो यहां पर देखिए अंक बिंदी लगी हुई है। जहां पर भी अंक बिंदी लगी हो तो वो शब्द हो जाता है तत्सम, और ये जो शब्द है जहां पर भी आधा अक्षर हो वो शब्द हो जाता है तद्भव। ठीक है, आगे हम बताएंगे भी। जहां पर चंद्र बिंदु लगा होता है वो तद्भव होता है। अंक बिंदी वा, इसके अलावा जो है अगर हम बात करें या रा, वो क्षेत्र ज्ञा, या इसके अलावा जो आधा अक्षर होता है वह होता है। तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वहां पर हो जाता है तत्सम शब्द। जब तत्सम तद्भव पढ़ेंगे तो आपको एकदम एक सटीक बात बता दी जाएगी। कितने भी शब्द आपके सामने आ जाएं आप आराम से पहचान पाएंगे कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव। तो हिंदी और हिंदी को लेकर बात की थी, तो ये वाला जो शब्द है वो हो जाएगा तत्सम, और ये वाला जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा तद्भव। ये जो हिंदी है ये सामान्य भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये कैसा है? सामान्य शब्द है, और सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में, और जो पुस्तकें प्रमाणित नहीं होती हैं उन पुस्तकों में आपको इस प्रकार का शब्द ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर हम इस शब्द की बात करेंगे तो जितनी पुस्तकें हमारी हिंदी की प्रमाणित पुस्तकें हैं, और अगर हम जैसे न्यूज आती है किसी प्रकार की, या फिर हमारा कोई पेपर आता है, या कह लीजिए कि हम कोई निबंध लिखते हैं, पत्र लेखन करते हैं, तो हमेशा इस शब्द का ही प्रयोग कीजिए, क्योंकि यही शब्द सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है। इस शब्द को हम सामान्य मानते हैं, और सामान्य हिंदी में ये शब्द प्रयोग होता है। लेकिन ऑफिशियल तरीके से जो शब्द प्रयोग होता है वो ये वाला प्रयोग होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी समझ लिया है, मानक भाषा और मानक हिंदी, मानक भाषा और मानक हिंदी। अच्छा, अगर पूछा जाए कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी हो जाएगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई, या हम इस प्रकार से भी इसको कह सकते हैं कि भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? देखिए, भाषा की मूलभूत इकाई, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी हो जाएगी? या मान लीजिए आपसे यह कह दिया जाए कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई। एक प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि लिखने की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखने की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, लिखने की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई। दूसरी बात यह है कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई, देखिए कितने सारे प्रश्न पूछ लिए गए हैं और सब में एक ही चीज पूछी गई है। सबसे पहला प्रश्न यह है कि भाषा की मूलभूत या फिर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? लिखने की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? और भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो इतने प्रकार के प्रश्नों में आपको अलग अलग प्रकार से जवाब देना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की मूलभूत इकाई, तो यहां पर आप दोनों लिख सकते हैं, एक तो वर्ड भी लिख सकते हैं और दूसरा ध्वनि भी लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ड या ध्वनि, भाषा की मूलभूत इकाई वर्ड या ध्वनि।
इसके बाद में उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई, तो हम बोलते किसको हैं सबसे पहले? मान लीजिए हम किसी वर्ड को सबसे पहले बोलते हैं, लेकिन उस वर्ड को बोलने के लिए भी हमारे मुख से क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। तो उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी भाई? तो ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, ध्वनि जो है वो सबसे छोटी इकाई हो जाएगी उच्चारण की दृष्टि से। लेकिन लिखने की दृष्टि से हम सबसे पहले लिखते किसको हैं? हम ध्वनि को तो लिख नहीं सकते हैं, ध्वनि को केवल बोल सकते हैं। लिखते किसको हैं? तो वर्ड को लिखते हैं। तो लिखने की दृष्टि से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई हो जाएगी वो वर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? वर्ड हो जाएगी। इसके अलावा अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, मान लीजिए हमने यहां पर एक वर्ड लिख दिया, का लिख दिया, तो का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें कोई और वर्ड जोड़ देते हैं, मान लीजिए हमने ला जोड़ दिया, तो ये एक शब्द बन गया है। क्या बन गया है? कल बन गया है। कल बन गया है। तो यहां पर अर्थ की दृष्टि से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एक शब्द हो जाएगी। ठीक है, शब्द हो जाएगी, क्योंकि अर्थ जो है वो किसका होता है? शब्द का होता है। अर्थ जो है वो किसका हो जाएगा? तो शब्द का हो जाता है। और भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई होती है, सबसे बड़ी इकाई भाषा की जो मानी जाती है वो मानी जाती है वाक्य। वो क्या मानी जाती है? वाक्य। ठीक है, ध्वनि या वर्ड से क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द से अगर हम देखें पद बनता है, और पद के बाद में क्या आ जाता है? वाक्य आ जाता है। और वाक्य से हम क्या करते हैं? तो वाक्य से हम गद्य और पद लिखते हैं। तो सबसे बड़ी इकाई जो है वो वाक्य हो जाएगी। ठीक है, वाक्य हो जाएगी। वाक्य क्या होता है? जहां पर पूरा का पूरा अर्थ स्पष्ट हो सके उसको क्या कहेंगे? हम वाक्य कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? हम वाक्य कहते हैं। तो इन चीजों को समझ गए होंगे। भाषा की मूलभूत या फिर सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि हो जाएगी। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो जाएगी। लिखने की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड हो जाएगी। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द हो जाएगी। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो है वो क्या हो जाएगी? वाक्य हो जाएगी। ठीक है भाई, वाक्य हो जाएगी। अब इसके आगे समझते हैं। देखिए, इसके आगे देखिए, कुछ और इसी प्रकार के प्रश्नों की बात कर लेते हैं यहां पर। देखिए, अब अगर हम बात करेंगे तो जैसे हिंदी का, ये हम एक बेसिक बात कर रहे हैं हिंदी की उत्पत्ति को लेकर, हिंदी की उत्पत्ति से संबंधित या फिर हिंदी के इतिहास से संबंधित। तो यहां पर जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको हम देख रहे हैं। तो हिंदी का प्रथम कवि जिसको माना जाता है वो कौन है? हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि और हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी का प्रथम कवि और हिंदी की प्रथम रचना। अगर हम और देखें तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। ठीक है, अभी बस नॉर्मल चीजें यहां पर हम देख लेते हैं, बाकी पूरा डिटेल में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे आगे। तो हिंदी का जो प्रथम कवि है उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा सरहपा। सरहपा। और हिंदी की प्रथम रचना जो है वो हो जाएगी श्रावकाचार। और हिंदी साहित्य की जो प्रथम रचना हो जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवदाई ने लिखी थी, चंद्रवदाई। ठीक है भाई, तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगी। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा हो जाएगा। हिंदी की प्रथम रचना जो है वो श्रावकाचार हो जाएगी। लेकिन हिंदी साहित्य की जो प्रथम रचना हो जाएगी वो पृथ्वीराज रासो हो जाएगी। चंद्रवदाई के द्वारा यहां पर ये लिखी गई थी। ठीक है भाई, और श्रावकाचार किसने लिखी है? तो श्रावकाचार को लिखने वाले कौन है? देवसेन। ठीक है भाई, देवसेन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वही पुस्तक है, वो जो रचना लिखी गई है वही रचना कौन सी हो जाएगी? श्रावकाचार हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम विकास हुआ था वो गुजरात में हुआ था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम विकास गुजरात में हुआ।
ठीक है, सबसे पहले जहां पर विकास हुआ था वो जगह कौन सी हो जाएगी? गुजरात हो जाएगी। ठीक है, और दक्षिण भारत में हिंदी का मुख्यालय कहां है? दक्षिण भारत में बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, दक्षिण भारत में हिंदी का मुख्यालय, हिंदी का मुख्यालय चेन्नई में है। ठीक है, दक्षिण भारत में हिंदी का जो मुख्यालय हो जाएगा वो चेन्नई में हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है कि दक्षिण भारत में हिंदी का मुख्यालय कहां है, तो चेन्नई में हो जाएगा। ठीक है भाई, चेन्नई में हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये सब कई बार कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आप किसी की भी तैयारी करते हो, ये इस प्रकार के प्रश्न हैं कि इनका जो है, इनको पूछे जाने की संभावना लगातार बनी रहती है और ये कई परीक्षाओं में लगातार पूछे भी गए हैं। तो इनको बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। आगे समझते हैं। अगर हम बात करें, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, या फिर हमने पढ़ाया पिछली क्लास में, वहां पर भी आपने देखा होगा, शब्द एक होता है राजभाषा और दूसरा शब्द आपको बताया था राष्ट्रभाषा। दो शब्द बताए थे, एक राजभाषा और दूसरा बताया था राष्ट्रभाषा। सामान्यतः लोगों के मन में ये आता है कि राजभाषा उसको कहते हैं जो किसी राज्य में बोली जाती है। ठीक है भाई, राजभाषा उसको कहते हैं जो किसी राज्य में बोली जाती है, और राष्ट्रभाषा उसको कहते हैं जो किसी देश में बोली जाती है। लेकिन दोनों ही जो आंसर है हमारे वो गलत हो जाते हैं अगर हम यह बताते हैं तो याद रखिए, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, अर्थात सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसको राजभाषा कहते हैं, और किसी भी देश में बहुदायक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, या फिर किसी भी देश में बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, तो जो राजभाषा है वो किसको कहते हैं? सरकारी कामकाज की भाषा। सरकारी कामकाज की भाषा जो है वो कौन सी कहलाएगी? राजभाषा कहलाएगी। और राष्ट्रभाषा किसको कहेंगे? किसी देश में बहुदायक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? राष्ट्रभाषा हो जाएगी। ठीक है भाई, तो यहां पर इस चीज का याद रखिए, राष्ट्रभाषा किसको कहते हैं? तो किसी भी देश में बहुदायक या बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो अगर हम बात करें, हिंदी जो है वो कितने राज्यों की राजभाषा है, यानी कि कितने राज्यों की हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो याद रखिए, देखिए भाई, हिंदी 9 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा है। ठीक है, हिंदी जो है वो 9 राज्यों की एवं एक केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा है। और अब ये कौन कौन से हो जाएंगे यह भी पूछ लिया जाता है। तो आप जानते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश जो है जहां की राजभाषा हिंदी है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम राज्यों की बात कर लेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। और उत्तर प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना है? तो वो भी हम साथ में लिख लेंगे, उत्तराखंड की भी हो जाएगी। इसके अलावा राजस्थान की भी हो जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है उत्तराखंड की हो जाएगी, राजस्थान की हो जाएगी, मध्य प्रदेश की हो जाएगी। ठीक है, और देखिए
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा और अगर हम देखेंगे तो बिहार की हो जाएगी। याद रखिए ये पूछ लिया जाता है, इस तरह से पूछते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है। 3 ऐसे होंगे जिनकी होगी और 1 ऐसा होगा जिसकी नहीं होगी, तो इसलिए इनके नाम आपको याद रखने हैं हर हाल में, ठीक है। उसके अलावा देखिए छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, झारखंड हो गया। इसके अलावा देखिए और अगर हम देखेंगे तो हरियाणा हो जाएगा, ठीक है, हरियाणा हो जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 1 बचा है तो 1 हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है भाई, 1 बचा है उसको याद रख लेंगे, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से ये 10 हो गए टोटल, जिसमें 1 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दिल्ली और 9 राज्य हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है भाई। तो 10 हो गए कुल। यहां की जो राजभाषा है वो कौन सी हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। अब देखिए इसके आगे, देखिए अगर राजभाषा के अलावा हम बात करें, हिंदी 3 राज्यों की सहायक भाषा भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। हिंदी जो है, हिंदी 3 राज्यों की सहायक भाषा है। हिंदी 3 राज्यों की सहायक भाषा है, ठीक है। अब हिंदी उत्तर प्रदेश की राजभाषा तो है ही, लेकिन अगर जो अन्य राज्य हैं उनमें सहायक भाषा का भी दर्जा जो दिया गया है वो हिंदी को 3 राज्यों ने दिया है। और वो 3 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा और पंजाब हो जाएगा। पहला हो जाएगा महाराष्ट्र, दूसरा लिख लेंगे गुजरात और तीसरा लिख लेंगे पंजाब, ठीक है। तो ये 3 राज्य ऐसे राज्य हैं जिन्होंने हिंदी को सहायक भाषा के रूप में स्वीकार किया है, हिंदी को सहायक भाषा के रूप में स्वीकार किया है। तो इन 3 राज्यों की जो सहायक भाषा है वो कौन सी हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, ठीक है। इसके अलावा देखिए यूपी की जो सहायक भाषा है वो कौन सी है, उसको भी देख लीजिए। यानी कि उत्तर प्रदेश की सहायक भाषा, उत्तर प्रदेश की जो सहायक भाषा है वो कौन सी हो जाएगी? तो उर्दू हो जाएगी, ठीक है भाई, उर्दू हो जाएगी। कहां की? उत्तर प्रदेश की सहायक भाषा उर्दू हो जाएगी। उत्तराखंड की सहायक भाषा, उत्तराखंड की सहायक भाषा तेलंगाना की सहायक भाषा, तेलंगाना की सहायक भाषा। देखिए इन दोनों की सहायक भाषा सेम है और वो कौन सी हो जाएगी? संस्कृत हो जाएगी, ठीक है भाई। कौन सी हो जाएगी? संस्कृत हो जाएगी। तो यूपी की जो सहायक भाषा है वो उर्दू हो जाएगी, उत्तराखंड की जो सहायक भाषा है वो संस्कृत हो जाएगी और तेलंगाना की जो सहायक भाषा है वो भी कौन सी हो जाएगी? तो संस्कृत हो जाएगी। देखिए एक प्रश्न और समझ लीजिए, एक हेडिंग और लिख लेंगे हम लोग। अंगिका, अंगिका, अंगिका बिहार की बोली है, बिहार की बोली है। ये क्वेश्चन हम अलग से इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि ये आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक और लिख लेंगे, पुरानी बांग्ला को, पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली, ब्रजबुली कहते हैं। पुरानी बांग्ला को
ब्रजबुली कहते हैं। ठीक है भाई, तो इन प्रश्नों को याद रखेंगे। हिंदी 3 राज्यों की सहायक भाषा है, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। यूपी की सहायक भाषा उर्दू हो जाएगी, उत्तराखंड की सहायक भाषा और तेलंगाना की सहायक भाषा संस्कृत हो जाएगी। इसके अलावा देखिए अंगिका विहार की बोली है और पुराने बंगला को ब्रजबुली कहा जाता है। तो आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे या महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक था उसको समझ लिया है, जिसमें हमने सहायक भाषा, इसके अलावा जो राजभाषा है, किन किन राज्यों की हिंदी राजभाषा है और मानक रूप क्या होता है, मानक हिंदी क्या होती है, तो इन चीज़ों को समझा है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसी क्रम में अगली क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और फिर जो है हम टॉपिक पर आ जाएंगे, भाषा पर, वर्णमाला पर। तो आराम से उसको बहुत तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से इसको पढ़ते हुए चलेंगे। आप लोग लगातार क्लास को देखते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि हिंदी हम बिल्कुल पूरी खत्म करवाने वाले हैं और तरीके से इसको खत्म करवाएंगे। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट देंगे और इसके अलावा हम आपको पीडीएफ के माध्यम से नोट्स भी देना चालू कर देंगे अभी जल्दी से ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।